दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी जो सीरीज चल रही है बीपीएससी पाठशाला पे वो है पीआईबी की सीरीज करंट अफेयर्स के लिए पटना का। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं पटना पीआईबी का सितंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चारों को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, आधे घंटे का होगा, आपको देखना है। और जितने भी इम्पोर्टेंट पीआईबी के न्यूज़ थे वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। दोस्तों, मेरा जो था वो ये था टारगेट कि मैं आपको जून 2025 से दिसंबर आपका जून 2026 तक के सारे कंप्लीट करा दूं पटना पीआईबी, जिससे बिहार के संदर्भ में जो भी प्री और मेंस का एग्जाम आने वाला है, चाहे बीपीएससी का हो जो आगामी एग्जाम है और उसके बाद बीएसएससी कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको इसका डायरेक्ट फायदा मिले प्री और मेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं और समाप्त करते हैं 4 महीनों के करंट अफेयर्स को एक साथ। इसके पहले मैं आपको बता दूं शुरुआत से पहले कि मैंने जून और जुलाई के लिए एक वीडियो आज ही अपलोड किया है 2025 के लिए, और बाकी 4 महीने का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अभी कर दूंगा। और इसके अलावे जनवरी 2026 से जून 2026 का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और पूरे एक साल के वीडियो को अच्छे से देख लेना है। तो जो बीपीएससी का बिल्कुल अभी एग्जाम होने ही वाला है इसी महीने, उसमें आपको उसका पूरा फायदा मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो पहला जो कंटेंट इसमें हमें पढ़ना है वो है 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 जो है वो, जिसमें जो आपका विषय था वो विषय था आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। तो 23 सितंबर 2025 को क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान RARI पटना, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS, आयुष मंत्रालय द्वारा 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम रही आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। दोस्तों, जब भी थीम की बात होगी आपको वो रट ले। देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी थीम दिया है, क्योंकि वो थीम और विषय से ही प्रश्न आएंगे और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था, कितने नंबर का था, लेकिन थीम पूछ लेंगे डायरेक्ट। तो जो इस वर्ष की थीम थी वो थी आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है। तो कार्यक्रम 1 सितंबर से 23 सितंबर 2025 तक विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियों के रूप में आयोजित किया गया। ओपीडी में स्वस्थ जीवन शैली, आयुर्वेदिक उपचार एवं रोग निवारण संबंधी जागरूकता दी गई। आयुर्वेद एक्सपो एवं मिनी एक्सपो, औषधीय पौधों का वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रकृति परीक्षण तथा आयुर्वेदिक औषधियों का निःशुल्क वितरण किया गया। और इंटीग्रेटिव कैंसर केयर आयुर्वेदाज रोल विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया। बिहार एवं झारखंड में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, योग शिविर, स्कूल एवं पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम एवं निबंध तथा चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तमार रांची में 300 लाभार्थियों के लिए योग शिविर भी आयोजित किया गया। अब जो फैक्ट्स निकल के सामने आते हैं इस वाले कंटेंट से, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं जहां से प्रश्न बन सकता है। एक तो ये आयुर्वेद दिवस जो था वो 10वां था, तिथि रही 23 सितंबर 2025, आयोजक है CCRAS, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद हिंदी में। ठीक है। आयुष मंत्रालय के अधीन है ये। स्थान रहा क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान RARI पटना। थीम रही आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। मुख्य वेबिनार का जो विषय रहा वो रहा इंटीग्रेटिव कैंसर केयर आयुर्वेदाज रोल, और मुख्य वक्ता थे डॉक्टर परमेश्वरप्पा S बयादगी, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आते हैं ये। तो इस तरह से हमने इस कंटेंट को पढ़ा। अब देखते हैं अगर प्री में क्वेश्चन आता है तो किस टाइप का आएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 का थीम क्या था, जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद जनजन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है। 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन पटना में किस संस्था द्वारा किया गया? क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान RARI CCRAS। मेंस में अगर प्रश्न आएंगे तो इस टाइप से आएगा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि सतत जीवन शैली एवं पर्यावरण संरक्षण का माध्यम है। 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम के संदर्भ में इस कथन का विवेचन कीजिए। और थीम क्या है? आयुर्वेद जनजन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके मेंस एग्जाम में।
अगला कंटेंट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 18-20 के आसपास आपको न्यूज़ मिलेंगे। अब आपको लगेगा कि 4 महीने में 18-20 मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने छोड़ दी, तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा वो आपका बिहार में इलेक्शन वाला माहौल था। तो जितने भी पीआईबी के न्यूज़ हैं उसमें मैक्सिमम न्यूज़ यही है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ क्या कर रही है, वहाँ नुक्कड़ नाटक कर रही है, कैसे लोगों को जागरूक कर रही है। तो उन सारी चीज़ों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उनमें से 1-2 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें डाल दिया है। बाकी जिस महीने जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न आ सकते हैं, मैंने कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ा है, आपको सब पढ़ाया है। मैंने वीडियो को इसलिए सिंगल में बना दिया है क्योंकि 4 अलग अलग वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था, और 8-8, 10-10 कंटेंट देने का मतलब नहीं था, क्योंकि इंपॉर्टेंट थे नहीं उसमें। जो इंपॉर्टेंट थे वो इन्हीं 20 पेज में आपको आराम से मिल जाएगा, और प्रश्न आने होंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है, तो अगला कंटेंट हमें पढ़ना है उत्तर पूर्वी पर्वतीय घटक के तहत प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान साझा करने पर 2 दिवसीय कार्यशाला। तो होता क्या है कि 22 सितंबर 2025 को आईसीएआर पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना एवं आईसीएआर महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाती है। विषय क्या रहा इसका? उत्तर पूर्वीय पर्वतीय घटक के तहत प्रौद्योगिकी ज्ञान साझा करना। विषय और थीम दोनों पे आपको ध्यान देना है हमेशा। कार्यशाला का उद्देश्य क्या था? उत्तर पूर्वी राज्यों, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं, उनमें कृषि तकनीकों का आदान प्रदान एवं वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाना। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत एवं समावेशी कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे फैक्ट्स क्या निकल के आते हैं कि आईसीएआर ईआरसी पटना में हुआ था, ये सहयोगी संस्थान था आईसीएआर एमजीआईएआरआई मोतिहारी, और मुख्य विषय रहा टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज शेयरिंग। प्री में अगर प्रश्न आएंगे तो किस टाइप से आएगा? उत्तर पूर्वी पर्वतीय घटक पर आयोजित कार्यशाला का आयोजन किस संस्था ने किया? तो संस्थान था आईसीएआर पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना, और कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान साझा करना। और एक प्रश्न यहाँ आ सकता है कि विषय क्या था? 4 विषय दे देंगे, आपका आंसर है उत्तर पूर्वी पर्वतीय घटक के तहत प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान साझा करना। बीपीएससी मेंस में अगर प्रश्न आता है तो किस तरह से आएगा? उत्तर पूर्वी भारत के कृषि विकास में तकनीकी हस्तांतरण एवं ज्ञान साझेदारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अगला कंटेंट देखते हैं क्या है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला। अब इसको पढ़ने के लिए हमें यह समझना है कि यह क्यों किया गया था तवांग में। तो 12 सितंबर 2025 को तवांग अरुणाचल प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों एफपीओज के सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विषय क्या था? विषय था एफपीओ के सुदृढ़ीकरण द्वारा ग्रामीण सीमावर्ती किसान उद्यम विकास का सतत आजीविका। अब यहां से प्रश्न आएंगे कैसे? तो पहले तो फैक्ट्स देख लेते हैं। स्थान तवांग और अरुणाचल प्रदेश में है, ये है ना, एपी में। विषय था एफपीओ स्ट्रेंथनिंग, और उद्देश्य था कृषि उद्यमिता का एवं सतत आजीविका। और यहाँ पर बिहार से भी लोग गए थे, इसलिए ये बीपीएससी वाले में आपको पढ़ना जरूरी है। तो एफपीओ का पूर्ण रूप क्या है? ऑब्जेक्टिव आएगा तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और एफपीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक कृषि विपणन एवं किसानों की आय बढ़ाना। बीपीएससी मेंस में अगर प्रश्न आता है तो कैसे आएगा? कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ किसानों की आय दोगुनी करने एवं ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने में किस प्रकार सहायक हैं? इस तरह से प्रश्न आएगा। अगला देख, अगला कंटेंट है आपका समेकित कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण। अब क्या है कि जैसे अभी 5 दिवसीय है तो जो न्यूज है उसमें हर दिन कुछ ना कुछ होता गया, कोई नया बंदा आता गया, कुछ बोलता गया, वो सबको पीआईबी में न्यूज बनाया। तो मैंने सबको एक जगह लिख दिया है। 5 एक ही टॉपिक को 5 में पढ़ाने का कोई मतलब था नहीं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 10 सितंबर 2025 को आईसीएआर पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में समेकित कृषि प्रणाली के माध्यम से उत्पादन प्रौद्योगिकी का उन्नयन विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र दीमा हसाओ असम के सहयोग से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जनजातीय उपयोजना टीएसपी के अंतर्गत कौशल से कृषि किसान समृद्धि कार्यक्रम का हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कौशल से कृषि समृद्धि कार्यक्रम का हिस्सा है। इसमें 16 जनजातीय किसान एवं 4 महिला किसान शामिल थी, इन्होंने भाग लिया। और प्रशिक्षण में फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं बागवानी के समेकित मॉडल पर विशेष बल दिया गया। अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो दोस्तों ये समझ लीजिए आप कि
एग्जाम में अब चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी या अदर पीसीएस हो, वो पीआईबी को हिस्सा बनाते बनाते हैं अपने एग्जाम का, करंट अफेयर्स के लिए खास करके, ताकि कोई भी चैलेंज करे तो सीधा उसको जवाब दिया जा सके। दूसरी बात, आपके लिए भी ऑथेंटिक सोर्स, और जितने भी मैगजीन्स छपते हैं सबके लिए ऑथेंटिक सोर्स पीआईबी ही है। तो पीआईबी में अगर कोई भी न्यूज है तो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, रिपीटेड न्यूज आपको नहीं पढ़ने हैं, उसमें जो मेन कंटेंट है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, फैक्ट्स क्या निकल के सामने आता है समेकित कृषि प्रणाली वाले न्यूज से? तो जो तिथि थी वो 10 सितंबर 2025 को है। अवधि 5 दिन रहा। प्रतिभागी 16 जनजातीय किसान थे और 4 महिला प्रतिभागी भी उसमें थी। प्रश्न किस तरह से आ सकता है? समेकित कृषि प्रणाली प्रशिक्षण किस योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया? योजना का नाम पूछ सकता है, जनजातीय उप योजना टीएसपी। प्रशिक्षण में कुल कितने जनजातीय किसानों ने भाग लिया? 16। हालांकि यह नहीं पूछेगा, लेकिन ठिकाना नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब मेंस क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें? तो समेकित कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किसानों की आय एवं सतत कृषि विकास में किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह से प्रश्न आते हैं। अगला स्लाइड देखना पड़ना है हमें। अगला है बदलते जलवायु परिदृश्य में कदन्न या श्री अन्न उत्पादन एवं प्रसंस्करण प्रशिक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सितंबर 2025 को आईसीएआर पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ। विषय क्या था? बदलते जलवायु के परिदृश्य में कदन्न श्री अन्न उत्पादन एवं प्रसंस्करण, है ना। प्रशिक्षण का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुरूप मोटे अनाज मिलेट्स की उपयोगिता एवं उत्पादन बढ़ाना था। यह कार्यक्रम जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस कंटेंट से फैक्ट क्या निकल के आता है सामने? तो जहां पे हुआ है ये प्रशिक्षण वो है आईसीएआर ईआरसी पटना, पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना। ठीक है, और विषय रहा मिलेट्स, जिसको श्री अन्न भी कहते हैं, और उद्देश्य था क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब प्री में अगर प्रश्न आएगा तो कैसे आ सकता है? श्री अन्न किसे कहते हैं? मोटे अनाज को, मिलेट्स को। और कदन श्री अन्न प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना। मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से आएगा? जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में श्री अन्न मिलेट्स की उपयोगिता एवं खाद्य सुरक्षा में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इस तरह से आएगा, आपको लिखना है। अगला है बिहार आइडिया फेस्टिवल 2025, पीयूष गोयल का बिहार दौरा। पीयूष गोयल का बिहार दौरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है बिहार आइडिया फेस्टिवल 2025। ठीक है, तो 11 सितंबर 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पटना के बापू सभागार में आयोजित बिहार आइडिया फेस्टिवल में भाग लिया। उन्होंने एपीईडीए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित उद्यमियों को वित्तीय सहायता मौद्रिक लाभ वितरित की गई। उन्होंने बिहार औद्योगिक विशेष निवेश पैकेज 2025 की सराहना करते हुए राज्य में 4 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की संभावना व्यक्त की। बिहार में लगभग 4000 स्टार्टअप्स के उभार को रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण बताया और कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में बिहार की भूमिका की प्रशंसा की। हालांकि ये आपको जो अगर पूछता है ना, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है बिहार आइडिया फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो ये एपीईडीए कार्यालय भवन से। और आ सकता है आपका, ये तो आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने इसे बना दिया है। और बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान बिहार में कितने स्टार्टअप? तो ये 4000 है आंसर। ठीक है, मेंस में कैसे प्रश्न आएंगे उससे पहले मैं आपको फैक्ट्स बता दूं। स्थान क्या था बिहार आइडिया फेस्टिवल का? तो बापू सभागार, मुख्य अतिथि थे पीयूष गोयल, उद्घाटन एपीईडीए कार्यालय भवन, योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार स्टार्टअप लगभग 4000 हैं, प्रस्ताव 4 नए औद्योगिक पार्क हैं और विजन विकसित भारत 2047 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग बोला पीयूष गोयल इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं रखते हैं, मेरे ख्याल से इस न्यूज में तो रखते हैं। ठीक है, अब है बीपीएससी मेंस क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? तो बिहार औद्योगिक निवेश पैकेज 2025, स्टार्टअप संस्कृति एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना राज्य में औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन को किस प्रकार गति प्रदान कर सकती है? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 शब्द है, समालोचनात्मक और विश्लेषण। मैंने पहले भी कहा है, मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आलोचना, समालोचना, विवेचना, चर्चा कीजिए, विश्लेषण, ये सबका क्या मायने होता है प्रश्न में, वो समझा दूंगा। तो इस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अगला है एकता की भावना से नालंदा की भावना तक भूटान के प्रधानमंत्री का नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा। 3 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेरिंग तोबगे ने अपनी पत्नी एवं प्रतिनिधिमंडल के साथ नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? भारत भूटान मैत्री संबंधों एवं शैक्षणिक सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना।
नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन नालंदा महाविहार की विरासत है। इसको आधुनिक स्वरूप से आगे बढ़ाने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और यह ईस्ट एशिया समिट EAS देशों की संयुक्त पहल से स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? शांति, सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देना। और यह यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तथा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सुदृढ़ करती है। अब इस कंटेंट से मेन फैक्ट्स क्या आते हैं सामने? तो स्थान क्या रहा जो जहां पे उन्होंने दौरा किया? वो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार रहा। विदेशी गण्यमान्य कौन है? भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोबगे। स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत हुई थी। प्रथम शैक्षणिक सत्र 2014 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ईस्ट एशिया समिट EAS ने दिया था। प्री में प्रश्न कैसे आ सकते हैं? 3 सितंबर 2025 को नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किस देश के प्रधानमंत्री ने किया? भूटान के। नाम भी पूछ सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के पहल पे हुई थी? ईस्ट एशिया समिट EAS के पहल पे। अगर मेंस में इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी एवं पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस कथन के संदर्भ में नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व की विवेचना कीजिए। इस तरह से आपको टॉपिक को 2 बार पढ़ना है, प्रश्न आएगा आप लिख दोगे। अब है अगला विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 PIB पटना ने कराया। ठीक है, 27 सितंबर 2025 को मेरा युवा भारत माई भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत 2047 के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का मंच प्रदान करना है। वर्ष 2025 के प्रथम संस्करण में देश भर के 30 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। प्रतियोगिता विकसित भारत चैलेंज ट्रैक के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। क्विज के 10,000 विजेताओं को माई भारत मेरा युवा भारत अवार्ड प्रदान किए जाएंगे और पंजीकरण माई भारत पोर्टल पर प्रारंभ हो चुका है तथा अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी हम बात कर रहे हैं जुलाई में 15 अक्टूबर 2025 की। ये 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है तो उसी समय का डेट आएगा। फैक्ट्स क्या निकल के आता है इस कंटेंट से? आयोजक कौन था? मेरा युवा भारत माई भारत। मंत्रालय है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। संस्करण दूसरा 2026, पहला 2025 में था। दृष्टिकोण क्या है? विकसित भारत एट 2047। 2025 में प्रतिभागी 30 लाख प्लस थे और चयन प्रक्रिया है क्विज, ऐसे, स्टेट प्रेजेंटेशन और नेशनल लेवल। क्विज का विजेता को 10,000 रुपये मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। प्री में अगर प्रश्न आता है इस कंटेंट से, इस टॉपिक से, तो किस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर है मेरा युवा भारत माई भारत MY भारत। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 क्विज के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है? 15 अक्टूबर 2025। बीपीएससी मेंस में अगर प्रश्न आएगा इस टॉपिक से तो कैसे आएगा? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 युवाओं की नीति निर्माण में भागीदारी एवं विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? विश्लेषण कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो कंटेंट है वो है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम SVEEP। कार्यक्रम का आयोजन SVEEP सिस्टम वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के अंतर्गत किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करता था। पहले मतदान फिर जलपान जैसे आकर्षक स्लोगन का उपयोग कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। लोग रंग मधुबनी सांस्कृतिक दल ने गीत संगीत एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरूकता फैलाई। कार्यक्रम SVEEP कोषांग सहरसा के निर्देशन में आयोजित हुआ और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में 100% मतदान के महत्व पर विशेष बल दिया गया। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, ये SVEEP ने बिहार के अलग अलग जिलों में जाके इसी तरह का आयोजन किया है और वो अलग अलग PIB के न्यूज बने हुए हैं, तो मैंने सबको अलग अलग नहीं पढ़ाया है, बस के कंटेंट को आप समझ लीजिए। पहले मतदान फिर जलपान, यही मेन स्लोगन है। इसकी अभियान के संबंधित है। मतदाता जागरूकता SVEEP अभियान से संबंधित है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो CBC केंद्रीय जांच ब्यूरो पटना द्वारा। फैक्ट्स क्या आएगा निकल के वो भी समझ लीजिए। स्थान है रेलवे स्टेशन सहरसा का बिहार में। आयोजक था केंद्रीय संचार ब्यूरो CBC पटना। योजना है SVEEP। प्रमुख स्लोगन है पहले मतदान फिर जलपान और सांस्कृतिक दल जो है वो लोग रंग और मधुबनी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि BPSC अगर मेंस में प्रश्न आएंगे तो किस टाइप के आएंगे। तो वो इस तरह से आएगा
कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में SVEEP सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। बिहार के संदर्भ में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगला कंटेंट पे चलते। अगला जो न्यूज़ है वो है खादी कारीगर महोत्सव रोहतक के बारे में, जो 3 अक्टूबर 2025 का न्यूज़ है। इसमें है कि 3 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हरियाणा के MDU मर्सिदानंद विश्वविद्यालय रोहतक में खादी कारीगर महोत्सव में भाग लिया। यहाँ पे रोहतक का न्यूज़ है और मैं आपको PIB पटना में पढ़ा रहा हूँ। इसका कारण बस इतना है कि खादी का संबंध बिहार से भी है, ठीक है, और PIB पटना ने इसको डाला है अपने न्यूज़ में, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के अंतर्गत 301 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की गई है। अमित शाह ने प्रत्येक परिवार से प्रतिवर्ष 5,000 की खादी खरीदने की अपील भी की, जिससे कारीगरों की आय एवं वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा मिलेगा। फैक्ट्स क्या हैं, कहाँ पे हुआ था ये? MDU रोहतक में। मुख्य अतिथि अमित शाह जी थे। मशीन टूलकिट का वितरण किया गया। खादी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। PMEGP मार्जिन सब्सिडी दिया गया। नई PMEGP इकाइयाँ टोटल 8310 खोली गई हैं। लागत है 741.16 करोड़। ये इतना डेटा आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि खादी खरीदने की अपील 5,000 प्रति परिवार प्रतिवर्ष की गई है गृह मंत्री के द्वारा, है ना। और केंद्रीय गृह मंत्री वही है, सहकारिता मंत्री भी वही है, सहकारिता है इसलिए खादी वाली बात आती है, ठीक है। तो खादी कारीगर महोत्सव का आयोजन अक्टूबर 2025 में कहाँ किया गया था? रोहतक में। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के अंतर्गत कितनी नई इकाइयों को शुभारंभ किया गया? तो 8310। मेंस में कैसे प्रश्न आएगा? खादी एवं ग्रामोद्योग भारत में ग्रामीण रोजगार, आत्मनिर्भरता एवं वोकल फॉर लोकल अभियान को किस प्रकार सशक्त बनाते हैं? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब है राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान। इस पर भी 5-10 से ज़्यादा पॉइंट्स बने हुए हैं PIB में। मैंने एक ही जगह पर डालने का प्रयास किया है, थोड़ा सा इसमें आपको न्यूज़ बड़ा दिख रहा है, लेकिन अलग अलग से अच्छा है कि एक ही जगह पर सारे कंटेंट आ जाए। तो पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 1 से 30 नवंबर 2025 तक विश्व राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 4.0 आयोजित किया जाएगा। यह अभियान डिजिटल इंडिया एवं ईज ऑफ लिविंग मिशन के अंतर्गत पेंशन भोगियों ने डिजिटल सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण पहल है। अभियान का लक्ष्य 2000 से अधिक शहरों एवं कस्बों में लगभग 2 करोड़ पेंशन भोगियों तक पहुंचना है। इसमें आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे बायोमेट्रिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन भोगी स्मार्टफोन से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB द्वारा अति वृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन भोगियों को डोर स्टेप DLC सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी। 20 नवंबर 2025 को दरभंगा बिहार में विशेष शिविर आयोजित कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अभियान में UIDAI, NIC, मैती, IPPB, बैंक, रेलवे एवं CGDA सहित विभिन्न संस्थानों का सहयोग रहेगा। इसका उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं तकनीकी आधारित बनाना है। ऑब्जेक्टिव किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं BPSC में? राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 4.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेंशन भोगियों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा देना। और DLC अभियान 4.0 में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? तो आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिफिकेशन। फैक्ट्स इसमें से क्या जान सकते हैं हम? तो अभियान का नाम है DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। कैंपेन है 4.0, अवधि है 1 से 30 नवंबर 2025। मंत्रालय है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। लक्ष्य 2 करोड़ पेंशन भोगी हैं और कवरेज है 2000 प्लस शहर एवं कस्बे। प्रमुख तकनीक अपनाया जाएगा आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिफिकेशन और डोर स्टेप सर्विस मिलेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB द्वारा बिहार का प्रमुख कार्यक्रम दरभंगा में ये स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से अगर आता है प्रश्न तो आप लिख पाओगे। और अगर मेंस में प्रश्न पूछता है तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 वरिष्ठ नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण तथा सुशासन गुड गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कथन के संदर्भ में अभियान की प्रमुख विशेषताओं एवं महत्व की विवेचना कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आ सकता है भारतीय मानक ब्यूरो से। तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS पटना द्वारा मानक मंथन कार्यक्रम। तो 26 नवंबर 2025 इस दिन भारतीय मानक ब्यूरो BIS पटना शाखा कार्यालय द्वारा मानक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रांगण पटना सहित सम्मेलन कक्ष में हुआ। चर्चा का विषय था IS 12701 1996 रोटेशनल माउल्डेड पॉलीथीन वाटर स्टोरेज टैंक। उद्देश्य है 25 वर्ष से अधिक पुराने भारतीय मानक की तकनीकी समीक्षा करना एवं नवीन तकनीकी समाधान साझा करना। कार्यक्रम में MSME पटना, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन BIA, CIPET हाजीपुर एवं अन्य उद्योगों के 40 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारतीय मानकों इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुपालन को सुदृढ़ करना एवं गुणवत्ता सुरक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना था। अब जो BIS का मानकीकरण है और गुणवत्ता प्रमाणन है एवं उपयोगिता के हितों की रक्षा करने के लिए ये किया गया। BPSC प्री MCQ मैंने डाला है, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो मानक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाएगा, तो BIS भारतीय मानक ब्यूरो। और जो IS 12701:1996 है, इसका मानक किससे संबंधित है, तो प्लास्टिक जल भंडारण टैंक से। फैक्ट्स क्या है इसमें, तो संस्था है BIS भारतीय मानक ब्यूरो, स्थान है पटना शाखा कार्यालय, विषय था IS 12701:1996, मानक संबंधित है रोटेशनल माउल्डेड पॉलीथीन वाटर स्टोरेज टैंक से। प्रतिभागी 40+ तकनीकी विशेषज्ञ थे और सहभागी संस्थाएं थे MSME पटना, BIA, CIPET हाजीपुर। मेंस में कैसा प्रश्न आएगा इससे, अगर आ सकता है तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS की भूमिका पर प्रकाश डालिए। औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संरक्षण एवं गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में BIS के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। और ऐसा प्रश्न सिर्फ BPSC नहीं, किसी भी PCS में या UPSC में आपको पूछा जा सकता है। अगला जो कंटेंट है वो है वित्त मंत्रालय का आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। 1 अक्टूबर 2025 से वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS है, द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया। अभियान का उद्देश्य क्या है, अदावाकृत वित्तीय परिसंपत्तियों अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स को उनके वास्तविक कानूनी मालिकों एवं उत्तराधिकारियों तक पहुंचाना। इस अभियान का संचालन RBI, IRDAI, SEBI तथा IEPFA के समन्वय से किया जा रहा है। इसमें निष्क्रिय बैंक खाते, लावारिस बीमा पॉलिसियां, भूले हुए म्यूचुअल फंड निवेश, शेयर एवं डिविडेंड जैसी परिसंपत्तियां शामिल हैं। 28 नवंबर 2025 को बिहार के 8 जिलों पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली में जिला स्तरीय जागरूकता एवं सहायता शिविर आयोजित किए गए। यह पहल वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगर प्री में प्रश्न आएगा तो क्या आएगा, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, अदावाकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाना। अदावाकृत संपत्ति का मतलब हुआ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान में है, तो वो है नहीं शामिल है, तो वो है नाबार्ड, क्योंकि RBI, SEBI, IRDAI और IEPFA ये शामिल है। ठीक है, नाबार्ड तो वो बैंक वाला है, एग्रीकल्चर वाला। ठीक है, BPSC मेंस के लिए प्रश्न अगर आएगा तो कैसे आएगा, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के उद्देश्यों एवं वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर विश्लेषण कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछेंगे आपसे मेंस में। फैक्ट्स आप देख लीजिए एक बार। अभियान का नाम क्या है, आपकी पूंजी आपका अधिकार। प्रारंभ हुआ था 1 अक्टूबर 2025 को। मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। सहयोगी संस्थाएं हैं RBI, IRDAI, SEBI और IEPFA। मुख्य उद्देश्य क्या है, अदावाकृत वित्तीय परिसंपत्तियों अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स को सही मालिक उत्तराधिकारी तक पहुंचाना। बिहार में शिविर 8 जिलों में लगाए गए, 8 का नाम ऊपर लिखा हुआ है और शिविर तिथि है 28 नवंबर 2025। अगला न्यूज है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा पटना में सरदार @ 150 पद यात्रा कार्यक्रम, इसके बारे में जानते हैं। तो 25 नवंबर 2025 को मेरा युवा भारत माई भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पटना में सरदार @ 150 पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR पटना परिसर से हुआ। इस मुख्य अतिथि जो थे वो थे श्री रविशंकर प्रसाद, जो सांसद हैं पटना साहिब से। कार्यक्रम का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। 620 प्रतिभागियों ने पदयात्रा में भाग लिया और प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भरता भारत एवं नशा मुक्त भारत का निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्रीय एकीकरण एवं जन भागीदारी की भावना को सुदृढ़ करना था। अब अगर फैक्ट्स को देख लें तो आयोजक है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, क्रियान्वयन संस्थान मेरा युवा भारत, स्थान ICAR परिसर पटना, मुख्य अतिथि रविशंकर प्रसाद, प्रतिभागी 620, थीम सरदार @ 150,
राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भर भारत एवं नशा मुक्त भारत। प्री में कैसा प्रश्न आएगा? सरदार @150 पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। सरदार @150 पदयात्रा कार्यक्रम किस महान व्यक्तित्व की 150वीं जयंती से संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बीपीएससी मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं? सरदार @150 पदयात्रा जैसे जन जागरूकता कार्यक्रम युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र निर्माण की भावना को किस प्रकार सुदृढ़ करते हैं? बिहार के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ऐसे आ सकता है। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो बिहार में देश की पहली राज्य CSR नीति 2025। 10 दिसंबर 2025 को पटना में 5वें अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन ICCSR के दौरान बिहार राज्य CSR नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन पर उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन यूनिसेफ एवं चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लीडरशिप CIMP द्वारा किया गया। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने स्वतंत्र राज्य कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति अधिसूचित की है। बैठक में नीति के संस्थागत ढांचों को मजबूत करने एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। भास्कर चटर्जी भारत में CSR के जनक एवं IICA के पूर्व महानिदेशक जो हैं, उन्होंने निवेश आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन इंसेंटिव्स की आवश्यकता बताई और यूनिसेफ बिहार ने जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण एवं बाल विकास में CSR की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। CIMP चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लीडरशिप जो है, उन्होंने अल्पकालिक गतिविधियों के बजाय दीर्घकालिक एवं सतत सामाजिक निवेश पर जोर दिया। फैक्ट्स क्या निकल के आते हैं? तो राज्य बिहार विशेष रूप से देश की पहली राज्य CSR नीति, CSR मतलब स्वतंत्र राज्य कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नीति क्या है? बिहार राज्य CSR नीति 2025। सम्मेलन है 5वां इंटरनेशनल CSR कॉन्फ्रेंस ICCSR। स्थान पटना। आयोजक यूनिसेफ एंड CIMP और मेन जो व्यक्ति थे वो थे भास्कर चटर्जी, CSR के जनक। प्री में प्रश्न कैसे आ सकता है? तो वह बात के पहला कौन सा राज्य जिसने अपनी अलग राज्य CSR नीति अधिसूचित की है? तो वो है बिहार। और बिहार राज्य CSR नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन का या गोलमेज बैठक का आयोजन किन संस्थाओं ने किया? यूनिसेफ एवं CIMP ने। बीपीएससी मेंस में किस तरह का प्रश्न आ सकता है इस टॉपिक पे? तो बिहार की राज्य CSR नीति 2025 सामाजिक विकास, सतत निवेश एवं सार्वजनिक निजी सहभागिता को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकती है? इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। अगला कंटेंट है क्या है? अगला है बिहार में ASI द्वारा संरक्षित स्मारक। बिहार में 70 प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। इनका संरक्षण एवं अनुरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किया जाता है। शिवहर जिले में ASI द्वारा नए ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पश्चिम चंपारण के 11 संरक्षित स्मारक प्राचीन व्यापार मार्गों से जुड़े हैं। ASI केवल ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के आधार पर संरक्षण कार्य करता है। इसके लिए अलग से केंद्रीय सहायता नीति नहीं है। इसमें जो आपका फैक्ट्स है वो है संरक्षित स्मारक जो हैं बिहार में वो 70 हैं। संरक्षण संस्था जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI है। 2025-26 आवंटन 12.5 करोड़ है। 23-24 का जो था सर्वाधिक था 16 करोड़। प्राचीन व्यापार मार्गों से जुड़े संरक्षित स्मारक 11 हैं और संबंधित जिले जो हैं वो हैं पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पश्चिमी चंपारण। शिवहर में नया ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया गया। अब ये शिवहर बार बार क्यों आ रहा है इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं इस वीडियो के बाद लास्ट में। बिहार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व के कितने स्मारक हैं? तो 70 हैं। और 25-26 में बिहार के संरक्षित स्मारकों के संरक्षण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? 12.5 करोड़। बीपीएससी मेंस में कैसा प्रश्न आएगा? बिहार की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण में ASI की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। साथ ही बिहार के पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का भी समाधान जो है उस पर चर्चा कीजिए। अगला कंटेंट देख लेते हैं, वो है सशस्त्र सीमा बल SSB सीमांत पटना द्वारा बॉर्डर यूनिटी रन 2025। तो 13 दिसंबर 2025 को SSB सीमांत पटना द्वारा 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर बॉर्डर यूनिटी रन 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या है? राष्ट्रीय एकता, अखंडता की भावना मजबूत करना,
रन के माध्यम से देशभक्ति, सद्भावना एवं सामुदायिक एकजुटता का संदेश दिया गया। नागरिकों में शारीरिक स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने का बात की गई। इस आयोजन में एसएसबी के जवानों, स्थानीय नागरिक एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत हुआ। और ऐसे आयोजन सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बलों एवं आम जनता के बीच विश्वास को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये मेंस की दृष्टि से इस तरह के पॉइंट लिख सकते हो आप। इसका फैक्ट्स देख लेते हैं। आयोजक है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी सीमांत पटना और तिथि था 13 दिसंबर 2025। अवसर था एसएसबी का 62वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम था बॉर्डर यूनिटी रन 2025। मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता, फिटनेस एवं सामुदायिक एकजुटता। अगर पी में प्रश्न आएगा तो बॉर्डर यूनिटी रन 2025 का आयोजन किस बल द्वारा किया गया? एसएसबी के द्वारा, सशस्त्र सीमा बल के द्वारा। बॉर्डर यूनिटी रन 2025 का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर। अब है कि मेंस में कैसा प्रश्न आ सकता है, तो राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक सहभागिता एवं सीमा क्षेत्रों में जन विश्वास बढ़ाने में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अब अगला कंटेंट है एनटीपीसी कहलगांव में बायोमास को फायरिंग पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 6 दिसंबर 2025 को एनटीपीसी कहलगांव भागलपुर बिहार में बायोमास को फायरिंग पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित हुई। आयोजन विद्युत मंत्रालय एवं समर्थ मिशन SAMARTH मिशन के सहयोग से हुआ। उद्देश्य क्या था? तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास उपयोग बढ़ाना। इससे कोयले की खपत एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, यह फायदा होगा। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा, कृषि अवशेष प्रबंधन एवं हरित ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देती है। फैक्ट्स क्या हैं? स्थान क्या रहा इस आयोजन का? एनटीपीसी कहलगांव भागलपुर बिहार। तिथि रही 6 दिसंबर 2025। मिशन था समर्थ मिशन। मंत्रालय कौन संबंधित था? विद्युत मंत्रालय पूछ देता है। और मुख्य विषय था बायोमास को फायरिंग। बीपीएससी प्री में कैसे आ सकते हैं प्रश्न? बायोमास को फायरिंग क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? कहलगांव भागलपुर। समर्थ मिशन मुख्य किससे संबंधित है? तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देने से। मेंस में कैसा प्रश्न आ सकता है? तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास को फायरिंग की आवश्यकता, इसके पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभों की विवेचना कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला कंटेंट देख लेते हैं क्या है। अगला कंटेंट कुछ नहीं है, इसमें एक मैंने भूल सुधार डाला है। वो क्या है कि जो मैंने जुलाई अगस्त वाला पढ़ाया था आपको वीडियो, जो आज ही अपलोड हुआ है, उसमें एक आ गया था कि जो नेशनल डॉजबॉल चैंपियनशिप है वो मैंने पटना वहाँ पे कहा था। दरअसल वो 3rd जूनियर नेशनल डॉजबॉल की बात होनी चाहिए थी। वो चैंपियनशिप जो है वो अहमदाबाद में हुई थी, पटना में नहीं हुई थी। इसके लिए आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। लेकिन इसमें बिहार की टीम ने हिस्सा लिया था। और जो 17th और 19th सीनियर नेशनल डॉजबॉल चैंपियनशिप हुई थी वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुई थी और भोपाल के वीर सावरकर खेल मैदान में हुई थी। ठीक है, पटना या बिहार में इसके बजाय राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं, सीनियर डॉजबॉल स्टेट चैंपियनशिप होती है। और जो बिहार डॉजबॉल एसोसिएशन, उसके बारे में जानिए कि यह संस्था राष्ट्रीय निकाय डॉजबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया DBFI और द इंडियन डॉजबॉल फेडरेशन से संबद्ध है। और जिला स्तर पे 3 जिला मुख्य रूप से है, सहरसा, जमुई और दरभंगा। इसमें इसके स्थानीय संगठन भी कार्यरत हैं। और एक जो मैंने अभी इसी वीडियो में पीछे शिवहर वाला बता रहा था कि वहाँ पे सर्वेक्षण का काम नहीं किया गया, तो शिवहर में नया मिला हुआ है जिसको शामिल किया गया था, लेकिन वहाँ पे आपको अभी उस सर्वेक्षण में उसको शामिल नहीं किया गया है जो अभी न्यूज आई है। इसलिए वहाँ बार बार लिखा हुआ कि शिवहर को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, टोटल 11 को शामिल किया गया है टोटल 70। ठीक है, अब आगे है वो ये है कि हमने करंट अफेयर्स की जो तैयारी है पीआईबी पटना के 25 जून से लेकर 26 जून तक का तैयार कर लिया। और मुझे उम्मीद है कि इसका फायदा आपको बीपीएससी जो प्री होने वाला है और कोई भी एग्जाम बिहार का आने वाला है प्री में, सारे एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। प्री और मेंस के एमसीक्यू मैंने भी दे रखी, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जुलाई से हम पटना पीआईबी और नेशनल पीआईबी दोनों खबरों को हर महीने अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो से मैं क्या करने वाला हूँ कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दूंगा। और सबसे पहले आपको उसमें मैं जो पढ़ाऊंगा वो बिहार स्पेशल, आधुनिक भारतीय इतिहास और बिहार करंट अफेयर्स, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला, उसका आपको डायरेक्ट फायदा मिल जाएगा उससे। और इसी तीनों का सिलेबस अभी इस चैनल पे मैंने कंप्लीट कराया है। इससे आपको क्या होगा, जब मैं शुरू करूंगा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो बीपीएससी हो, बीएससी हो, टीआरई जो एग्जाम है आपका टीचर वाला, सचिवालय सहायक हो, एईडीए हो या बिहार दरोगा सिपाही का एग्जाम हो, उस सारे आगामी परीक्षाओं को में आपको सीधा इसका लाभ मिलेगा। तो पीआईबी अब जो स्टार्ट होगी जुलाई से, वो स्टार्ट होगी नेशनल भी और बिहार का भी अलग से मैं पढ़ाता रहूंगा। पटना पीआईबी को भी 2 वीडियोज आएंगे आपके हर महीने करंट अफेयर्स के लिए। और ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं करूंगा उसके बाद फिर अगले विषय पे जाएंगे। देखता हूँ मैं कौन सा विषय आपको पढ़ाना सही रहेगा, जो ज़्यादा मार्क
आपको दे पाए प्री और मेंस एग्जाम में। तो दोस्तों चैनल का नाम बीपीएससी पाठशाला अभी चौहान है। आप अंत तक वीडियो को देखा आपने, ये 40 मिनट की वीडियो बनी है क्योंकि 4 महीने का इसमें मैंने इंपॉर्टेंट कंटेंट को डाला है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लास्ट वीडियो पर एक फ्रेंड का कमेंट आया है कि मैंने डॉजबॉल वाला में कुछ मैंने मिस्टेक कर दी है, तो इसलिए मैंने इसी वीडियो में उसे सुधार दिया है। और जिसने भी ये कमेंट किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कमेंट का हमेशा मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि अगर आप गलतियाँ बताओगे नहीं तो मैं उसको सुधार नहीं पाऊँगा। और सच्चा साथी या सच्चा दोस्त या सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो गलतियां अगर देखे तो उसे बताए, है ना, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ भी गलतियां ना हो, लेकिन अगर हो जाती है तो आप जैसे ही लोग हैं जो उसे सुधारने में मेरी हेल्प करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी ये लिखा था। तो मैंने उसको सुधार दिया है, आप उसको इस वीडियो में देख लीजिएगा और सारे लोगों के लिए वो अच्छा रहेगा। तो अगले वीडियो में जब मिलेंगे हम तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे बीपीएससी के लिए, और बिहार स्पेशल, आधुनिक भारतीय इतिहास और बिहार करंट अफेयर्स पर कंप्लीट करेंगे। फिर आगे बताऊंगा कैसे कैसे हम आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। बीपीएससी पाठशाला में चौहान चैनल का नाम है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से, फैमिली से, अपने रिलेटिव से शेयर कीजिए और साथ दीजिए मेरा। मैं फ्री में आपको प्री और मेंस की तैयारी करवाऊंगा, बीपीएससी, अदर पीसीएस और सारे एग्जाम्स के लिए, जो जिसमें भी जीएस एक मेन फैक्टर होता है। तो वीडियो में आपका अभी तक लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।